फ्लॉड डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, पार्टली फ्री डेमोक्रेसी और ऐसे कई फ्रेजेस आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारत के लिए, या फिर मैं कहूँ भारत के लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी के लिए। अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्या होता है या डेमोक्रेसी फ्री कैसे नहीं होती है, उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ करना ज़रूरी है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इन सारे एलिगेशंस को एकदम से खारिज करते हुए हमारे सामने वही पुराना घिसा-पिटा आर्ग्यूमेंट रख दिया कि इंडियन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मेथड्स डिवाइस्ड एंड डिप्लॉयड बाय द वेस्ट, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें वेस्टर्न मेथड्स के हिसाब से मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया बहुत डिफरेंट है। अब जनाब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी को जो लोग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं उन्हें शायद ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी का जो जन्म है वो एथेंस ग्रीस में पाया जाता है 530 BCE में। इंडिया बिल्कुल बाकी कंट्रीज से काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वैसी डाइवर्सिटी और कहीं नहीं पाई जाती, पर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द बेसिक आइडियाज, द बेसिक आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ, these basic ideals do not change. The countries, different countries can have different versions of these ideals, such as the French version of secularism or Indian version of secularism or American version of federalism. But then the essence of these ideals remains the same, and these ideals are on which a democracy is measured, a democracy is analyzed. तो वो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाला आइडिया है, द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है जो जयशंकर साहब हमें देखते हैं, वो यहीं पे दफन करते हुए आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत की डेमोक्रेसी की, भारत के लोकतंत्र की, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट की, और क्यों भारत को आज फ्लॉड डेमोक्रेसी या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी या पार्टली फ्री डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द फ्रंट। द फ्रीडम हाउस यूएसए में बेस्ड एक एनजीओ है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1941 में, प्राइमरीली बिकॉज तब वर्ल्ड वॉर 2 के कारण फैशिज्म जो था वो दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। उसके काउंटर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1973 के बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हर साल एक रिपोर्ट लेकर आने लगी, एक एनुअल रिपोर्ट लेकर आने लगी जिसमें ये दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को, लोकतंत्र को पार्टली फ्री, नॉट फ्री या टोटली फ्री कैटेगरीज में बांटती है और उन डेमोक्रेसीज की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट आइडियल्स को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ, इन सबको नंबर देती है, इन सबको जांचती है। और जिन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि ये एनजीओ यूएसए में बेस्ड है, यूएसए में फाउंडेड है और यूएस गवर्नमेंट से फंडेड है, इसीलिए इस एनजीओ में यूएसए के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट होगा, यूएसए बायस होगी ये, उन्हें ये समझना चाहिए कि जैसे ही इस एनजीओ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ वैसे ही इस एनजीओ ने यूएस के ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। इसके बाद, इस आवाज़ उठाने के बाद फिर इस एनजीओ ने यूएस के एक सेनेटर जोसेफ मकार्थी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। अब आप ही सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएस में फाउंडेड है वो एस्टैब्लिश होते ही यूएस के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और यूएस के एक सेनेटर के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तो क्या ये यूएसए के तरफ बायस्ड हुई? क्या इसके लिए यूएसए के लिए सॉफ्ट स्पॉट होगा? कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। फ्रीडम हाउस इस साल जिस रिपोर्ट के साथ आया है उसका नाम है डेमोक्रेसी अंडर सीज, और इसी रिपोर्ट में इंडिया को पार्टली फ्री डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया है। पार्टली फ्री डेमोक्रेसी मतलब हमारे देश के लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, हमारे देश के लोगों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, पूरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, और काफ़ी ऐसे फ्रीडम्स हैं जो हमारे देश में लैकिंग है। ये कैटेगराइजेशन करने का और 67 जो भारत को स्कोर मिला है वो देने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिसे रिसर्च में मेथोडोलॉजी कहा जाता है। द फ्रीडम हाउस की मेथोडोलॉजी कुछ इस तरह है कि ये जो है ये 2 भाग में किसी भी कंट्री, किसी भी डेमोक्रेसी को नंबर देती है।
पहला होता है पॉलिटिकल राइट्स और दूसरा होता है सिविल लिबर्टीज। तो 2 सेक्शन हैं जिसमें ये नंबर देती है। पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो 40 नंबर के होते हैं और सिविल लिबर्टीज जो है वो 60 नंबर के होते हैं, तो टोटल 100। अब ये नंबर देने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती है जो कि सवाल के रूप में होते हैं। जो पॉलिटिकल राइट्स का सेक्शन होता है उसमें 10 सवाल होते हैं, 10 इंडिकेटर होते हैं और हर सवाल पे 4 नंबर दिए जाते हैं। अब 4 में कितने नंबर देने हैं वो फ्रीडम हाउस के एनालिस्ट डिसाइड करते हैं और ऐसे 10 क्वेश्चन में 4-4 नंबर करके 40 नंबर। और फिर सिविल लिबर्टीज में 15 क्वेश्चन 15 इंडिकेटर होते हैं जो 4-4 नंबर के होते हैं, वे 15 × 4 60, तो 40 नंबर हो गए पॉलिटिकल राइट्स के, 60 हो गए सिविल लिबर्टीज के, टोटल मिला के 100। और इसी 100 में हर कंट्री को मार्क किया जाता है, जैसे इंडिया को 67 आया है, और इस मार्किंग के बेसिस पे फिर उन कंट्री को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि वो पार्टली फ्री डेमोक्रेसी है, टोटली फ्री डेमोक्रेसी है या नॉट फ्री डेमोक्रेसी है। ये सवाल जो होते हैं, ये इंडिकेटर जो होते हैं, ये काफ़ी डाइवर्स होते हैं। इन सवालों का मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं तो ये सवाल पूछते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में है या नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कितनी है, जुडिशरी अपना काम कितना इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास कितने पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसे कितना अपहोल्ड किया जाता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितनी है, फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी कितनी है, राइट टू प्राइवेसी कितनी है। ये सारे सवाल इसमें होते हैं और इन सारे सवालों के बेसिस पे ही एक डेमोक्रेसी को जज किया जाता है। अब ये जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है ये अकेली नहीं है जो इंडिया को डेमोक्रेसी के मामले में पार्टली फ्री बोल रही है। एक स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट जिसका नाम है वीडेम, उसने भी अपने एनुअल रिपोर्ट में इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का दर्जा दिया है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम या एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो पावर होती है वो एक इंसान के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यानी जो पावर होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देती है ऊपर से, लेकिन असल में वो बिल्कुल एक इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को ऑटोक्रेसी कहा जाता है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि भारत में इलेक्शंस तो होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल बढ़िया ढंग से इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो पावर होती है वो बिल्कुल एक इंसान या कुछ इंसानों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ऐसे ही एक और रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो कि काफ़ी फेमस है, जिसे कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स कहा जाता है। और अगर हम 2020 के ग्लोबल डेमोक्रेसी की इंडेक्स को देखें तो भारत 53rd पोजीशन पे है और भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया है। इन सारे इंडेक्सेस को अगर आप ईयर बाय ईयर रीड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2017, 18, 19, 20 में भारत की जो रैंकिंग्स है वो बिल्कुल गिरती जा रही है। और अगर इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिल के भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं फिर तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इन सारे रिपोर्ट्स में कुछ चीज़ें, कुछ इंस्टेंसेस जो हैं वो कॉमन मिलती हैं, और वो कॉमन इसीलिए मिलती हैं क्योंकि ये चीज़ें, ये इंस्टीट्यूशंस, ये आइडियल्स जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए वाइटल होते हैं। और इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पे आज इंडिया में भारी असॉल्ट हो रहे हैं। पहला है रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में एक इंस्टेंस के बारे में मेंशन्ड है जिसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस को रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बस इसीलिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी दिल्ली पुलिस के लापरवाही के लिए राइट्स के दौरान, जो CAA राइट्स हुए थे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, उनके दौरान। ये जस्टिस थे जस्टिस S मुरलीधर। और जस्टिस S मुरलीधर का जो केस है वो आइसोलेटेड नहीं है, कई इंस्टेंसेस पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे असॉल्ट हो रहे हैं। और जस्टिस दीपक मिश्रा का जो केस है वो इसमें काफ़ी अच्छे से फिट बैठता है। जस्टिस दीपक मिश्रा, एक्स जस्टिस दीपक मिश्रा पे कई बार आरोप लगे हैं गवर्नमेंट के फेवर में वर्डिक्ट देने के लिए, चाहे वो सहारा बिरला केस हो जिसमें मोदी जी पर खुद एलिगेशन लगे थे करप्शन के, या फिर अरुण पांड्या का मर्डर केस हो जिसमें गुजरात इलेक्शंस दांव पर थे। जस्टिस अरुण मिश्रा ने लगभग अपने हर पॉलिटिकल वर्डिक्ट में सरकार के फेवर में डिसीजन दिया है।
और एक पूरा 5 पार्ट आर्टिकल लिखा गया है जस्टिस अरुण मिश्रा के लेगेसी पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप खुद के लिए पढ़िए और खुद समझिए कि भारत पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे, रूल ऑफ लॉ पे कितना भारी असॉल्ट हो रहा है। दूसरा कॉमन असॉल्ट दिखता है बीजेपी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुत्व टिल्ट पर। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट इंडिया स्पेंड की एनालिसिस से डिराइव करते हुए ये कहती है कि 2012 से 2018 के बीच में 45 किलिंग्स हो चुकी हैं गौ रक्षकों के द्वारा, काउ विजिलेंटीज के द्वारा। और अगर हम इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट को और ज़रा सा गहराई से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि काउ वायलेंस में, गौ हत्या में जितने लोग मरते हैं उनमें 84% मुस्लिम हैं। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का भी मेंशन है। अभी बाबरी मस्जिद के रिगार्डिंग जो रीसेंट जजमेंट आया उसका भी मेंशन है। साथ ही साथ तबलीगी जमात का भी मेंशन है। वो पूरा जो तबलीगी जमात का फियास्को हुआ था, जिसमें रिपब्लिक और कई अन्य न्यूज़ चैनलों के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा कैंपेन चलाया गया था, एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर बिल्कुल खारिज कर दिया। तीसरा हमें दिखता है सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चाहे हमारा सेडिशन लॉ हो सेक्शन 124A आईपीसी, या क्रिमिनल डिफेमेशन सेक्शन 499 आईपीसी, या फिर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये सारे लॉज जो हैं ये डिसेंट को दबाने के लिए हैं। और इन सारे लॉज की वजह से ही आज भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में भी इंडिया को 142nd रैंक दिया गया 180 कंट्रीज में, जो कि काफ़ी होना चाहिए भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के असॉल्ट को दिखाने के लिए। झारखंड में जनवरी 2020 में 300 लोगों पर सेडिशन, राजद्रोह लगा दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक्सरसाइज कर रहे थे। सिर्फ इसीलिए उन्हें सेडिशन का सामना करना पड़ा। सुधा भारद्वाज जैसे सोशल वर्कर पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA लगा दिया जाता है। और UAPA एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा ड्रकोनियन लॉ है जिस पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। क्रिमिनल डिफेमेशन का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, ऑनलाइन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, उन्हें चुप करवाने के लिए। और अगर मैं इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से ज़रा सा ऊपर उठ के स्टैटिस्टिकल एविडेंस की बात करूँ तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि UAPA केसेस में अगर 100 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनमें सिर्फ 30 लोग कन्विक्ट पाए जाते हैं, गिल्टी पाए जाते हैं, और बाकी 70 लोग को अक्विट कर दिया जाता है। ये कन्विक्शन रेट एक्चुअल NCRB का डेटा है। और हम जब कन्विक्शन रेट, पेंडेंसी रेट और इन लॉज के अबैंडेंट यूज़ को देखते हैं बीजेपी के अंडर, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये लॉज जो हैं सिर्फ इनइफेक्टिव ही नहीं, हमारे डेमोक्रेसी पे बड़े काले धब्बे के समान है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी लोकतंत्र के मरने के लिए उसका ओवरथ्रो होना या किसी डिक्टेटरशिप का एस्टैब्लिश होना ज़रूरी नहीं है। अ डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट वाइल इट्स डेमोक्रेटिक फंक्शंस डाई। ये बिल्कुल एक ब्रेन डेड हो गई बॉडी जैसा है। आपको लगेगा कि शायद वो कोमा से बाहर आ जाए या शायद वो ठीक हो जाए, और आपका हॉस्पिटल भी आपको दिलासा देता रहेगा कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आपको दिलासा देना बंद कर दे, अगर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो आप डॉक्टरों से शायद लड़ लेंगे, आप शायद डॉक्टरों को क्वेश्चन करने लगेंगे, मेडिकल प्रोसेसेस को क्वेश्चन करने लगेंगे। इसीलिए आपको बताया जाता है, आपको दिलासा दिया जाता है, उस बॉडी को आपके लिए ज़िंदा रखा जाता है ताकि आपको लगे कि आपको आशा हो, आपको होप हो कि वो बॉडी ज़िंदा है, और आप जो है वो क्वेश्चन ना करें, आप डिसेंट ना करें, आप रिवॉल्ट ना करें। हाउ डेमोक्रेसीज डाई एक किताब है डेविड रनसीमन द्वारा लिखी गई, और रनसीमन इसमें बताते हैं कि कैसे एक लोकतंत्र को जिंदा दिखाकर उसके पीछे तानाशाही की जा सकती है। डिस्पाइट द स्टेट एक किताब है एम राजशेखर द्वारा लिखी गई, जिसमें राजशेखर हमें बताते हैं कि इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव अग्रैंडिसमेंट से गुजर रही है। अब एग्जीक्यूटिव अग्रैंडिसमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं सीधे डिस्पाइट द स्टेट से ही कोट करूंगा, and I quote, executive aggrandizement is when those already in power chip away at democratic institutions without overturning them। यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी को ओवरटर्न किए बिना
डेमोक्रेसी को मार देना। हमें जब ये समझ आएगा कि डेमोक्रेसी के ज़िंदा होने के लिए डेमोक्रेसी के आइडियल्स का ज़िंदा होना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के फाउंडेशंस, रूट्स का ज़िंदा होना ज़रूरी है, तब हमें इस सरकार की सच्चाई समझ आएगी। तब हमें ये समझ आएगा कि ऊपर से सिर्फ एक डेमोक्रेसी की परत बिछा देने से कोई कंट्री, कोई स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं हो जाती। हमें अब तक ऐसा लगता था, ऐसा लगता आया है, ऐसा पॉपुलर बिलीफ है कि डेमोक्रेसी के मरने के लिए किसी डिक्टेटरशिप का एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है। इसी कारण के चलते बीजेपी को कई लोग फैशिस्ट बोलते हैं, फैशिस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, ताकि तब ऑफिशियली डेमोक्रेसी के डेथ का अनाउंसमेंट किया जा सके, डिक्टेटरशिप के एस्टैब्लिशमेंट का अनाउंसमेंट किया जा सके। पर ये जो पूरा अंडरस्टैंडिंग का सिस्टम है यही गलत है, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक डेमोक्रेसी की परत बिछाए रखती है हमारे ऊपर, ताकि हमें लगता रहे कि डेमोक्रेसी जीवित है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिल्कुल खोखली हो चुकी है। और हमें इस खोखलेपन का जब पता चलेगा तब हमें पता चलेगा कि असल में हमारी जो लोकतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, वो खतरे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारी और सारी वीडियोस को भी देखें, उन्हें लाइक करें। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।